तो सबसे पहले तो पेपर मैंने देखा था, इट्स नॉट लेंथी. I found it rather means it's for grade 8 it was, you cannot say it was easy, but it was सिंपल सिंपल सा पेपर था, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाए, लॉजिकल पेपर है, ठीक है, तो उसके लिए इस वे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने छोटी 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 चीज़ें पढ़नी है. अगर आपने मेन चीज़ें जो पढ़ ली हैं और उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो इट्स फाइन. पेपर में ऑलमोस्ट 10 MCQs है, ठीक है, 2 टेबल्स हैं, और मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लंबे लंबे लिखने होते हैं वो तो आई गेस कोई है ही नहीं. एक होगा ज़्यादा ज़्यादा, 1 या 2, और वो भी 2 to 3 मार्क्स के, 2 to 3 लाइन्स के. उसमें, और वो भी हिस्ट्री ऑफ एटम से रिलेटेड है. तो जो आपका, जो मैंने आपको वो लिखवाए हैं, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, क्या चीज़ें, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं एलिमेंट्स में से पेपर आएगा. और दोबारा फिर रिपीट मैं कर दूंगी कि वो कौन कौन से हैं. आज इवनिंग तक मैं आपको दोबारा, मतलब उसमें से भी थोड़े से तो हो सकता है 4-5 निकल ही जाए. तो यस मैम, थोड़े कम कर दे मैम. हाँ जी, उसमें से 4-5 निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट 25-26 रह जाएंगे. Okay, so starting off from atomic history, in fact ये यहाँ से ज़्यादा बेहतर है. All right, so in 442 BC, or most probably told you in 400 BC. Can you see my screen? Oh, ma'am, I can't Yes see. मैम. Okay, so in 400 BC, Democritus proposed that universe is made up of empty space composed of invisible particles, and all matter is composed of indivisible atoms. And this was his vision, his hypothesis. But we cannot say that he proved this hypothesis. He didn't prove this hypothesis. All right, this was just a hypothesis. डेमोक्रेटिस ने जो बताई थी वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी. नेक्स्ट, उस हाइपोथेसिस के ऊपर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, अब इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन किसने की. अब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो डेमोक्रेटिस की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, दैट वाज डन बाय जॉन डेल्टन, एंड ही investigated or experimented on the hypothesis which was proposed by Democritus. All right, and his, अब ये चीज भी important है, his atom model was known as billiard ball model. All right, he told that atom are small indivisible particles and all matter is composed of the atoms, and an atom cannot be divided further into other particles. All right, so John Dalton, 1804, he gave experimental evidence to prove Democritus theory, and he proposed the billiard ball model.
Then in 1897, J.J. Thomson. The model's name of J.J. Thomson is plum pudding. All right, this is the model which was proposed by J.J. Thomson. There are diagrams behind over here. This is billiard ball model. This one, and this is the plum pudding model of J.J. Thomson. All right, and then this one is the Rutherford's model. This one was Bohr's model, and this one is the model which is proposed by different uh, scientists, modified, and now it has this kind of shape. All right, this is the current latest model of atom which has been proposed by different scientists. Now, J.J. Thomson's model is known as plum pudding model. He performed an experiment which is known as the cathode ray experiment. All right, you are not supposed to study the experiments specifically. ठीक है, एक्सपेरिमेंट स्टडी करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपने इसकी ईयर, नाम, मॉडल का नाम और उस मॉडल की मॉडिफिकेशन, मतलब उसका मॉडल पिछले वाले मॉडल से किस तरीके से बेहतर था. ठीक है. सिमिलरली अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल इज नोन एज द न्यूक्लियर मॉडल. अब ये मॉडल्स के नेम्स आप लोग लिख लें कहीं पे. ठीक है. हिज नेम, द मॉडल्स नेम ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड was the nuclear model. 1911 में इसने ये मॉडल दिया था. He conducted the gold foil experiment and you are not supposed to मैम ये study the लिखवा gold देना foil है, हम कॉपीज experiment. पे लिख लेते हैं. जी, मैम कॉपी पे लिख लेते हैं. वेबसाइट का नाम बता दे, तेरा मैंने देख लेंगे. स्क्रीनशॉट बना लिया. वेबसाइट का नाम बता दे. वेबसाइट का नाम बता दो. यस मैम हमें पेपर के लिए सारी प्रिपेयर करनी है जी, वेबसाइट मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ. ठीक है मैम. मैम पेपर के लिए सारी प्रिपेयर करनी है. मैम व्हाट्सएप पे करना, मेरा ना उसका मसला है गूगल का. इधर ही कर दिया है मैंने. All right, so what are you saying? Somebody was saying something. मैम मैं पूछ रहा हूँ पेपर के लिए हमने सारी तैयार याद करके आनी है. सिर्फ मैं बता रही हूँ जो वो याद करना है आपने. ये सारी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है. ओके. All right. Now, Ernest Rutherford proposed the nuclear Bohr model. Nuclear model and gold foil experiment तैयार करने की जरूरत नहीं है. Then Niels Bohr. ये दोनों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रदरफोर्ड का और बोहर का मॉडल, because their models were more, like modified kind of models थे इनके, और उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें थी. ठीक है. Ernest Rutherford proposed the shell model. Niels Bohr proposed the shell model. The difference between the model of Rutherford and the model of Bohr was this, that in Bohr's model, he proposed this fact that there are energy levels, and in those levels electrons are present. Rutherford told that there is some outer space in which the electrons are present. He didn't specify that in which paths electrons will be present. Okay, this is the difference between the model of Rutherford and Bohr. बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस है. ठीक है. इसने ये बात की है, सराउंडेड बाय अ फजी क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इसने स्पेसिफिकली इसने ये कहा है
that cloud is around the nucleus, like planets orbiting the sun. But he didn't basically study the pattern of the paths of electrons, which the electrons were following. All right, then Niels Bohr, he proposed the shell model. He thought that electrons or circulate in orbits around the nucleus with specific quantized energies. And Niels Bohr proposed that each shell has its own energy level. इसने एनर्जी लेवल्स प्रपोज किए थे, शेल्स को इसने एनर्जी लेवल का नाम दिया था, और इसमें स्पेसिफिकली इसने स्पेसिफाई किया था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं। अच्छा, ये भी एक आपकी मैं मिसकंसेप्शन थोड़ी सी दूर कर दूं कि जो आपका पैटर्न है, जिस पैटर्न के ऊपर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, दैट इज 2 8 8 18 18 32 32. This is the pattern which you are supposed to follow. ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो आप करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारे ट्राई करके देखे और इस पे मैंने स्टडी किया, तो उसमें यही इनका ये जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, वो ये है। ठीक है, सारे मैंने आपको पहले बताया था ये कि 2 के बाद सब शेल्स के अंदर 8 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट 2 के बाद अगले 2 शेल्स में, फर्स्ट शेल के बाद सेकंड और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ शेल के अंदर, जो कि सब शेल्स हैं, ठीक है, या फर्दर शेल्स हैं, शेल्स की मॉडिफिकेशंस हैं, उनमें 18 होते हैं, सेवंथ 8 6 7th के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, देन जब आप इलेक्ट्रॉन्स मॉडल बनाएंगे तो बनाने से फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू यूरेनियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपने यूरेनियम का स्ट्रक्चर बनाना होगा। इन सब के एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास में पहले ही बता रही हूँ कि किसी का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मैंने नहीं दिया, किसी एक का भी नहीं दिया, आपने फाइंड करना है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पेसिफिकली मैं एलिमेंट्स आपको बता दूंगी जो आपने याद करने हैं दोबारा से। ठीक है, देन now Niels Bohr, he said that electrons, yes, एक और चीज जो नील बोर ने बताई थी, that was this, that an electron can jump from one orbit to another orbit if its energy increases. अगर आप ज्यादा एनर्जी दे देते हैं किसी एटम को, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के शेल से दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेल में जंप कर सकता है, अगर उस शेल के अंदर कैपेसिटी है। अगर उसमें कैपेसिटी नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, देन quantum model was proposed by Schrödinger in 1928. This is quantum model, this one, the current orbital model which we study these days. This is Bohr's model, this is Rutherford's model, this is Thomson's model, and this is Dalton's model. अब ये सारे ये डायग्राम्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? अगर ये आपके पेपर में आ जाता है तो ये किसका मॉडल ऑफ एटम है? मॉडल है मैम हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का तो है, लेकिन ये प्रपोज किसने किया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड।
मैंने जो एंड में हमने बताया था स्क्रू विंगर, नहीं, ये वो मॉडल नहीं है, ये क्वांटम मॉडल नहीं है भाई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। This model was proposed by Bohr. He told you about energy levels. In energy levels को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं that they are intermingled with each other. Basically, this is the difference between Bohr's and Rutherford's atomic model. That Bohr proposed energy levels and Rutherford proposed just this thing. This thing was proposed by Rutherford. That electron, this is electron cloud model of Rutherford. That is Bohr's model in either of the situations. Whether it is this one, it can be like this, it can be like this, it can be made like this, all right, and it can be drawn like this. अब बेसिकली पेपर के रिस्पेक्टिवली आपको कोई भी मॉडल, किसी मॉडल की डायग्राम आ जाएगी, ठीक है, और उस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। डायग्राम खुद बनानी नहीं है। आई डोंट थिंक सो, इतना टाइम किधर होना है कि आप डायग्राम्स बनाने बैठे। ऑल राइट, देन द सेकंड चैप्टर इज this one, endothermic and exothermic reactions or energy levels, energy changes. Now, endothermic reaction, for example, photosynthesis is an example of endothermic reaction. पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दो चीजें, एक तो ये कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं दे एब्जॉर्ब एनर्जी, exothermic reactions they release energy into its surroundings. In endothermic reactions the surroundings become colder because the energy is absorbed by the reaction. In exothermic reaction the surrounding becomes more warmer. Why? Because the energy is released in the reactions. Now there are different examples given over here. For example, in endothermic reactions the photosynthesis can be an example, and evaporation of sweat can be an example of it. All right, energy or heat in a reactant which a reactant absorb, this can be an example of it. All right, इसमें मैं कोई ऐसी एग्जांपल भी दे सकती हूँ जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, और इस किस्म की एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस किसकी एग्जांपल है, बर्निंग किसकी एग्जांपल है, कंबशन किसकी एग्जांपल है, रेस्पिरेशन किसकी एग्जांपल है, कुकिंग किसकी एग्जांपल है, ठीक है। So exothermic reactions are those reactions which release energy, for example in cellular respiration. Now if you observe photosynthesis and cellular respiration very carefully, in photosynthesis glucose molecule is formed, and when molecules form, new molecules form, these are endothermic reactions, and when molecules break, these are exothermic reactions. All right, in photosynthesis glucose is forming and the energy which is being used over here is sunlight, and in exothermic reaction the molecules are broken down, glucose is broken down in your cells and the energy releases heat, and this is an exothermic reaction. इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपको इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, उस एग्जांपल्स की रीजनिंग भी पता होनी चाहिए कि अगर फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाउ कैन वी nominate photosynthesis being an endothermic reaction. All right, and how can we nominate cellular respiration as exothermic reaction? Then burning and combustion is exothermic. Why? Because energy is released into its surroundings.
All right, and this is for example, nitrous oxide. When nitrous oxide is broken down, it forms nitric oxide and oxygen and H2O2. इस किस्म की जो एग्जांपल्स है ना, ये आपकी बुक वाली ही आएंगी, ठीक है, ये आपकी आउट ऑफ बुक नहीं आ सकती, इक्वेशंस वाली एग्जांपल्स जो हैं. All right, then another important thing is this graph of exothermic and endothermic reactions. Now these graphs are, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी डायग्राम्स, इसमें दो डायग्राम्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डायग्राम है और एक ये एनर्जी लेवल की डायग्राम है. ये दोनों डायग्राम्स आप लोगों ने करनी है, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है कि कोई एक डायग्राम नहीं आएगी और दूसरी आएगी और दूसरी नहीं आएगी, दूसरी आएगी. जिसमें ऑब्वियसली दो पेपर्स आपके बने हुए, एक में अगर एक आ रही है दूसरी में दूसरी आ जाएगी. All right, so now in an exothermic reaction, let me explain this graph to you. That in an exothermic reaction, the reactant's energy is more and the energy of the product is less, and the energy which is absorbed by the reactants in order to convert the reactants into products is known as activation energy. ठीक है, और इसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ये कम होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में. और controversially, in an endothermic reaction, the energy of the reactants is less and the energy of the products is more. Why? Because energy is absorbed in both of these reactions. Energy absorb भी हो रही है, energy release भी हो रही है. अच्छा, अब ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर भी आ सकता है इसका, मतलब these are different types of graphs and mostly उसकी आइडेंटिफिकेशन ही होगी ग्राफ्स की, और labeling and identification. All right, that which graph is it? It can be like this as well. Endothermic reaction, in endothermic reaction, the energy of the reactants is less, the energy of the products is more. And if it comes in your paper to draw, you can also draw like this, and you can draw either one of like these as well. All right, so you have both the options. This is a rather more simpler one, and that one is a bit complicated one, but it means the same. अगर आपने इस तरह का भी बना दिया तो इट्स ओके, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. Is it clear to everyone? Yes, And Shuja, you will be giving the Yes, ma'am. paper with group number 1. What, ma'am? All right. Your paper is going to be with group number 1. Shuja. On Monday or Tuesday? On Monday. All right. And any question from your side? No, ma'am. Nope. No, ma'am. No question. Yes, ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है. इसमें वो फिर मैं अगेन एक दफा आपको दोबारा बता दूं कि don't go very deep into for example studying, for example like chemical bonding is not included right now. And yes, एक चीज इसमें से chemical bonding में से ये आ सकती है that if ions are formed, then what will be, for example, like I shared the worksheet with half of group number 2. They have done that worksheet that if the elements have become ions, for example, it is calcium 2 plus,
What does it mean? What will be the number of protons? What will be the number of electrons? Calcium Ca2 plus means that the calcium atom has lost 2 electrons. मीन्स अगर कैल्शियम के एटम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अब 18 हैं, ठीक है। और अगर इट्स फॉर एग्जांपल पोटेशियम प्लस या सोडियम प्लस, सिर्फ प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, +1 लिखा हुआ है या -1। अच्छा, अब -1 का क्या मतलब है या -2 का क्या मतलब है? -1 मीन्स that 1 electron has been borrowed from some other atom. For example, when sodium make a bond with chlorine, sodium loses its 1 electron, so it will be +1, and then the total number of electron in sodium is going to be 10. And अगर chlorine, किसी को शेयर किया तो प्लस होगा, अगर लिया तो माइनस होगा। हाँ जी, अगर बोरो किया है तो माइनस होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स बोरो किए हैं उतने वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और चीज, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी चेंज्ड इन प्रोटॉन्स, इन आयॉन्स, ठीक है। आयॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग द मास नंबर फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। when you will subtract atomic number from mass number, you will get the number of neutrons of that atom. ये आना है पेपर में, कंफर्म्ड। हाँ जी। अगर मैम पेपर के अंदर मैम जिस तरह एटम की ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम दी गई है, तो हमें किस तरह पता लगेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन कौन सा, न्यूक्लियस कौन सा, न्यूट्रॉन कौन सा? क्या मतलब? मैम जैसा ब्लैक एंड व्हाइट मैम हमारे पेपर में मैम डायग्राम दी गई थी, उसके अंदर मैम ये नहीं पता लग रहा था कि प्रोटॉन कौन सा, न्यूट्रॉन नहीं, कौन सा है। उसमें पता लग रहा था इब्राहिम, उसके अंदर ऐसे पता लग रहा था कि उसके अंदर आपको जो प्रोटॉन्स बने हुए थे वो डिफरेंट कलर से बने हुए थे और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट कलर से बने हुए थे। वो जिस तरह की आपकी वर्कशीट के अंदर आई थी ना डायग्राम, वो वर्कशीट इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो डायग्राम, उसमें जो वाइट वाले थे सेंटर में वो प्रोटॉन्स थे और ब्लैक वाले न्यूट्रॉन्स थे। अभी आपको कैसे पता चलता है? बाहर जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक न्यूट्रल एटम, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू थिंक दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड अ न्यूट्रल एटम। Neutral atom is the atom which is neutral, which does not have any charge on it. उसे न्यूट्रल एटम कहते हैं, ठीक है। अगर किसी वो आयन नहीं है उस सिचुएशन में, सिर्फ एक एटम है, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और जिस तरह से अब आप कह रहे हो ना, इस सिचुएशन में आप पहले बाहर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 3 थे, तो जितने अंदर प्रोटॉन्स जो बने हुए थे वो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाहर अगर इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं तो अंदर प्रोटॉन्स भी 3 हैं। इट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि वो ब्लैक बने हुए हैं या वो वाइट बने हुए हैं, लेकिन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं। उसमें आप लोगों को यही कंफ्यूजन थी कि आप लोगों को यही नहीं पता था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो फिर कैसा होगा स्ट्रक्चर एटम का। वैसे उस किस्म की डायग्राम नहीं आएगी, ठीक है। मैं वो I hope ठीक है आइसोटोप्स clear वगैरह to आ रहे हैं everyone. जो मैं पहले जी? आइसोटोप्स आ रहे हैं